कैसे देखते हैं आज काफी ज्वाइनिंग्स आपने करवाई है? नमस्कार सर। आज मैं समझता हूँ कि ये लगातार जो कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी के परिवार में वृद्धि हो रही है, इस बात का संकेत है कि आने वाले समय कांग्रेस का हरियाणा में। क्या लगता है कि कांग्रेस की टिकटों में लेट हुए, लेकिन उम्मीदवार कहीं ना कहीं एक चर्चा के अंदर है कि काफी सशक्त उम्मीदवार दिए? कांग्रेस 10 की 10 सीट पे इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमें विश्वास है। आप खुद रोहतक लोकसभा से लड़ रहे हैं, पिछली बार भी आपने फाइट की थी, हालांकि कुछ वोटों से रह गए थे, अब की बार किस तरह का? पूरा विश्वास है कि रोहतक से बड़े बहुमत के साथ रोहतक से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करके हमें जिताने का काम करेंगे, लेकिन रोहतक ही नहीं 10 की 10 सीट पर कांग्रेस का हमारा गठबंधन जीतेगा। दीपेंद्र जी, आप राज्यसभा सदस्य भी हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी सवाल उठा रही है कि राज्यसभा होते हुए लोकसभा लड़ रहे हैं। उनको क्यों तकलीफ है? उनको इस बात की क्या तकलीफ? तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी टिकट वितरण के बाद कुछ नेताओं के अंदर एक सुर उभरे कि विरोध के सुर उभरे, उनको कैसे देखते हैं आप? सभी हमारे बहुत ही सम्मानित नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी के और सभी एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलेगी। रोहतक लोकसभा में थोड़े से मार्जिन से रह गए थे, अब आप जाके लोगों को कह रहे हैं कि अब की बार पूरी कसर निकालनी है, तो कैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप भड़का रहे हैं ऐसा? देखिए, मैं समझता हूं कि रोहतक के लोग मुझे जानते हैं और रोहतक के लोगों के साथ एक मेरा बड़ा आत्मिक संबंध है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। करनाल से जो उम्मीदवार उतारा है वो आपका ही दिव्यांशु बुद्धिराजा, आपका लगाया हुआ पौधा है, क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने वो उम्मीदवार टिक पाएगा? मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से कांग्रेस करनाल समेत हम 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है हरियाणा में। संविधान को बचाने की बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार आती है दोबारा तीसरी बार तो संविधान को खतरा हो सकता है, आप कैसे कहना चाहते हैं? देखिए, ये इस पार्टी ने, भाजपा के सत्ता दल ने लगातार लोकतंत्र पे प्रहार किया, संवैधानिक हर संस्था पे प्रहार किया, लगातार संवैधानिक पदों को और सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम किया। जो इन लोगों के संवैधानिक अधिकार थे सरकारी नौकरियों में, उनको उनसे वंचित रखने का काम किया। और इनके बयान आए, इनके खुद के बयान आए, मोहन भागवत से लेकर अनंत कुमार हेगड़े तक, सब ने कहा कि 400 पार का जो नारा है वो इसीलिए है कि 400 पार के बाद संविधान को हम तोड़ने का काम करेंगे। ये अहंकार है। लोग संविधान को तो हम टूटने नहीं देंगे, लेकिन भाजपा के घमंड को जरूर लोग तोड़ने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा कि 400 पार का नारा दिया है, लेकिन 2 जो चरण के मतदान हुए उसके बाद कहीं ना कहीं वो नारा कैसे देखते हैं आप? 2 चरण के मतदान के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भाषा में असत्य और कटुता जिस रूप से आई है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जो बातें कहने शुरू करी हैं, दोनों पहले प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान के रुझानों के बाद, तो उस रुझानों में क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रहे हैं। ये मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय यही पार्टी थी, भाजपा जनसंघ, जिन्होंने गठबंधन किया था आजादी, देश की आजादी से पहले। शायद ये अपनी पार्टी के अतीत को याद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी ही पार्टी के घोषणा पत्र को याद कर रहे हैं, अतीत को याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मुस्लिम लीग में ही थे और जो विषय है उनके ऊपर भी स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरामैन अमन के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो आपने सुना, दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ जो लाइव जुड़े हुए थे, उन्होंने बीजेपी पे वार किए हैं और साथ ही साथ सभी 10 सीटों को जीतने का दावा भी यहां पर किया है। लेकिन अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। जेजेपी ने इससे पहली लिस्ट में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ 10 की 10 सीटों पर जेजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। आपको बता दें कि अंबाला लोकसभा से किरण पूनिया होंगी जेजेपी प्रत्याशी और कुरुक्षेत्र से पालाराम सैनी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। करनाल से देवेंद्र कादियान को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत लोकसभा सीट से भूपेंद्र मलिक जो है वो चुनाव लड़ेंगे। रोहतक से जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान को टिकट मिला है। करनाल उपचुनाव में राजेंद्र मदान उर्फ रामा मदान को उम्मीदवार बनाया गया है। तो पहली लिस्ट में 5 उम्मीदवारों की घोषणा जेजेपी की तरफ से की गई थी। इसके बाद दूसरी लिस्ट जो है जननायक जनता पार्टी द्वारा जारी कर दी गई है। अपनी दूसरी लिस्ट में करनाल में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा भी जो है जेजेपी ने कर दी है।
तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि नामांकन का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने हरियाणा की 11 सीटें जीतेंगी बीजेपी, ये दावा किया है। 10 सीटें लोकसभा की और एक करनाल उपचुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। संविधान बचाने की बात कांग्रेस करती है, कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं कर सकते। कांग्रेस पे बड़ा वार जो है अनिल विज की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी दादी का इतिहास जो है वो राहुल गांधी को याद करना चाहिए, जब इंदिरा गांधी ने लोगों के मौलिक अधिकार तक खत्म कर दिए गए थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। अनिल विज धनखड़ और रामविलास शर्मा से मिले थे, इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। इसे लेकर अनिल विज ने कहा कि वो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे मिलकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। वो मेरे तब के दोस्त हैं जब मैं बैंक में नौकरी करता था, उनसे मिलकर मैंने कोई गलती नहीं की है। इसके साथ साथ जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर उन्होंने कहा कि क्या इसके लिए मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे। और क्योंकि हमारा तो लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता और समय आते उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। बाकी पार्टियों का तो कोई संगठन ही नहीं है। हमारी पन्ना प्रमुख तक कमेटियां बनी हुई हैं और हम पूरे जोश के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। और 10 की 10 लोकसभा की और करनाल का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे। जो भी सामने आएगा वो उखाड़ दिए जाएंगे। 1 महीना लगाया इन्होंने, 1 महीना ये ग्रुप लड़ते रहे हैं, हुड्डा ग्रुप और एसआर के ग्रुप, 1 महीना तक। और अब जिस दिन से लिस्ट बाहर आई है, अब झगड़े बाहर शुरू हो गए। किरण चौधरी अलग मीटिंग कर रही है, वरिंदर सिंह अलग मीटिंग कर रहे हैं, करण दलाल अलग मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तो अभी तो 1 दिन हुआ है। अब चुनाव वाले दिन तक देखना कि इनका क्या हाल होता है। संविधान के साथ बुरा हाल कांग्रेस पार्टी ने किया है, उतना किसी और ने आज तक नहीं किया। राहुल गांधी को अपनी दादी का इतिहास देखना चाहिए, इंदिरा गांधी का, किस प्रकार से लोगों के मौलिक अधिकार सारे खत्म कर दिए थे। इमरजेंसी लगा के संविधान को पैरों तले रौंद कर उसने लगभग 1.25 लाख लोग जेलों में डाल दिए थे, बड़े बड़े नेता जेलों में डाल दिए थे। सवाल है कि एक आपने आज ट्वीट किया गले मिलते हुए रामविलास शर्मा से और ओम प्रकाश धनखड़ से, और उस पर शेर व शायरी भी लिखी कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कैसे देखते हैं? कोई अपराध कर दिया मैंने? पार्टी के नेता हैं, दोनों प्रधान रहे हैं और मेरे बहुत पुराने संबंध है रामविलास जी से। तो जब मैं बैंक में काम करता था, क्योंकि पार्टी से तो मेरा विद्यार्थी जीवन से ही संबंध हो गया था, तो जब भी वो अम्बाला छावनी आते थे मेरे घर पे सोते थे। मेरे पास उनके साइज की 4 पाई नहीं थी, मैं 2 4 पहिए जोड़ देता था और मेरे घर सोते थे। अरे हम सामाजिक प्राणी भी तो हैं, कोई प्रतिबंध लगा रखा उनसे मिलने के लिए? क्यों ऐसी बात उठाई जाती है? हमारे मित्र हैं, मिलते हैं, हम सबसे मिलते हैं और मिलूंगा। मैंने कहा है कि हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे।